ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग वेस्ट एशिया, में आपको थोड़ा सा वेस्ट एशिया का आइडिया दे रहा हूं। देखो, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं बता रहा हूं कि रिसेंट में क्या क्या हुआ है एंड हाउ दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट बेसिकली दिस होल ग्लोबल ऑर्डर. It is not just limited to West Asia. Obviously, how does it create challenges for us, for the world? How does this ठीक है ना? ओके, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट वेस्ट एशिया, वी नो कि वेस्ट एशिया में ठीक है तीन मेन प्लेयर्स हैं. दैट यू हैव गॉट इज इजराइल, देन यू हैव गॉट इज सऊदी, एंड देन द थर्ड वन इज ईरान. ओके, सो देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता दे रहा हूं कि सबसे पहले देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ईरान, देयर इज समथिंग व्हाट ईरान कॉल्स एज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस. और इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन है? यू आर लुकिंग एट हमास, यू आर लुकिंग एट हिजबुल्ला, एंड यू आर लुकिंग एट हुथीज. ओके, सो व्हेन यू आर लुकिंग एट ईरान, तो देखो सऊदी तो डिफैक्टो आई मीन एंड डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है, but Iran has also tried to maintain its influence. How? By supporting these groups, which though Hezbollah and Hamas that you are talking about, they are mainly anti-Israel, but mainly क्या है ना कि उस रीजन में थ्रू क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी, ये इजराइल ईरान ट्राइज टू हैव अ सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस इन द रीजन, कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे, दैट इज व्हाट ईरान इज डूइंग, या फिर इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान. और इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू मुस्लिम वर्ल्ड, इज दैट देखो मुस्लिम वर्ल्ड में देयर आर टू इंपॉर्टेंट इश्यूज. वन यू हैव गॉट इज पैलेस्टाइन, एंड द नेक्स्ट यू हैव गॉट इज कश्मीर. कश्मीर तो उतना नहीं, बट उससे कहीं ज्यादा इट इज पैलेस्टाइन. सो ईरान प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ एज द प्रोटेक्टर ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज, क्योंकि सऊदी ऑन द अदर हैंड, सऊदी इज एन यूएस एलाई. और अभी जो बात भी चल रही थी कि सऊदी वुड बी गोइंग फॉर रिकॉग्नाइजिंग इजराइल, उसके लिए उसने यूएस के सामने तीन कंडीशंस रखे थे. सो जब सऊदी, अभी आपने न्यूज पढ़ा होगा, सऊदी एंड यूएस न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, सो दैट वाज वन ऑफ द कंडीशंस. जबकि सऊदी ने कहा कि आई विल बी रिकॉग्नाइजिंग इजराइल. और उससे पहले इफ यू फोकस ऑन अब्राहम अकॉर्ड, जो कि हम लास्ट टर्म टेन्योर का टाइम का अगर आपका याद होगा, कि उसके थ्रू बहराइन एंड यूएई बोथ हैड रिकॉग्नाइज्ड, तो उसी का आगे का स्टेप था सऊदी रिकॉग्नाइजिंग इजराइल. क्योंकि एक बार सऊदी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब गल्फ और इजराइल के बीच का जो रिलेशन है वो आराम से कंफर्टेबली सेटल्ड हो गया. लेकिन टू कीप दिस इशू बर्निंग एंड टू ब्रिंग द इशू ऑन द फोकस, आपने जो देखा कि 2023 में जो इजराइल के ऊपर हमास का अटैक था, उसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन यही था, दैट टू कीप द पैलेस्टीनियन इशू और पैलेस्टीनियन कंसर्न एट द सेंटर ऑफ अरब इजराइल इशू, एट द सेंटर ऑफ अरब जियोपॉलिटिक्स, कि बिना पैलेस्टीनियन इशू को सॉल्व किए हुए यू कैन नॉट नॉर्मलाइज योर रिलेशंस विथ इजराइल. ठीक है, तो वो तो उस साइड का था. तो यहां पे आप जो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हो, हमास, हिजबुल्ला, हुथीज, हुथी वी नो दे आर इन यमन, हिजबुल्ला इज इन लेबनान, एंड हमास इज इन, ऑब्वियसली यू विल टॉक अबाउट पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन कहो, गाजा कहो, बेसिकली गाजा स्ट्रिप में है ये. सो थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पर अगर जाओगे तो आप देखोगे कि ईरान इज देयर, इराक इज देयर, उससे सटा हुआ सीरिया इज देयर. और सीरिया में जब असद रेजिम था तो सीरिया इज मेनली सुन्नी डोमिनेटेड, लेकिन अलावाइट शिया जो हैं, दे आर ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन, बट दे वेर इन द कंट्रोलिंग पोजीशन. जैसे जो असद था, असद वाज अ शिया. ठीक उसके उलट जब आप देख रहे हो इराक में, तो इराक इज बेसिकली शिया मेजोरिटी, बट आप जो सद्दाम हुसैन को देख रहे थे, ही वाज अ सुन्नी. तो ईरान का क्या था कि ईरान थ्रू सीरिया इट वाज एबल टू, क्योंकि आप बॉर्डर्स देखोगे, बॉर्डर उसी मुताबिक हैं, ईरान विद द हेल्प ऑफ सीरिया इट वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लेबनान, और उसके आगे जाकर के हमास. बट एक बार जब ये अटैक्स स्टार्ट हुए, हाँ एक थोड़ा सा पीछे की बात बता दे रहा हूं, कि जब आईसिस का और सीरिया में असद रेजिम का कंफ्लिक्ट हो रहा था, तो रशिया हैड कम एंड इंटरवीन्ड एंड इट स्टेबलाइज्ड द असद रेजिम, क्योंकि असद वाज एन एलाई ऑफ
रशिया। एंड थ्रू असद सीरिया में एक टार्टस करके पोर्ट था अलोंग द मेडिटेरेनियन, जो कि आप मैप में देखोगे ना, यू विल गेट टू नो, क्योंकि मैं मैप में नहीं जा रहा, क्योंकि दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो टार्टस पोर्ट था वो रशिया का था, एंड थ्रू दैट रशिया वाज एबल टू हैव इट्स इन्फ्लुएंस अलोंग द मेडिटेरेनियन रीजन। तो अब जब एक बार रशिया इन्वॉल्व हो गया, कहां, यूक्रेन में, सो रशिया वाज नॉट इन अ पोजीशन टू सपोर्ट इवन अर्मीनिया। अर्मीनिया के अलावा इट वाज नॉट इवन एबल टू सपोर्ट सीरिया। उसका नतीजा क्या हुआ, असद रेजिम गॉन। वंस असद रेजिम इज गॉन, ईरान का जो इन्फ्लुएंस था दैट इन्फ्लुएंस वाज गॉन। उसके अलावा आपको पता है कि वो जो आईआरजीसी का जो कमांडर था, जिसको इराक में यूएसए ने खत्म कर दिया था, सो नाउ ईरान वाज एक्चुअली एट इट्स वीकेस्ट। उसका जो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हो, इट वाज एट इट्स वीकेस्ट। एंड यूएस एंड इजराइल गॉट अ टाइम कि उसने क्या किया, हमास को भी टारगेट किया, हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया, हुथी के साथ सऊदीज लगे हुए थे ही। एंड देन आफ्टर वीकनिंग दिस ग्रुप्स, इट वेंट फॉर टारगेटिंग ईरान, क्योंकि यूएसए एंड सऊदी, यूएसए एंड इजराइल दोनों को यह लगा that Iran is at its weakest and this is the time to take out the regime. Okay, and what USA wants is that ये जो तीन पोल आप देख रहे हो, इन तीन पोल में से you know that this is pro USA, right, and this is anti USA, Iran, right? And USA now wants to focus more along the Pacific क्योंकि it knows that China is that biggest challenge. लेकिन अगर आपको पैसिफिक पर फोकस करना है, आपको खुद को डाइवर्ट करना पड़ेगा वेस्ट एशिया से, या फिर यू नीड टू इंश्योर कि वेस्ट एशिया में अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो। उसके लिए व्हाट यूएसए वांटेड कि वेस्ट एशिया में देयर शुड बी अ कॉमन ऑर्डर, अ कॉमन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लेड बाय इजराइल। उसके लिए जरूरी क्या था कि इजराइल और सऊदी ये दोनों तो यूएस के साइड हैं ही, ईरान भी यूएसए के साइड आ जाए। So had there been a regime change in Iran and if there was a pro USA regime in Iran, उसके बाद यूएसए का सारा प्रॉब्लम सॉल्व था, गल्फ के सारे नेशंस इसके साइड। ऐसे नहीं तो यूएसए को यह भी तो डर है कि गल्फ इज सो क्रिटिकल अ रीजन, अगर वहां पे रशिया या चाइना करके बैठ गया तो, बिकॉज इफ यू रिमेंबर चाइना हैड गॉन फॉर ये रिजॉल्विंग द इशू बिटवीन ईरान एंड सऊदी। इन दोनों के बीच में वो जो डिस्प्यूट था, वो नसर अल नसर को जो मार दिया था, हैंग कर दिया था, उसके बाद जो ईरान और सऊदी के बीच में टेंशन हुआ था, सो चाइना वाज द वन जिसने इन दोनों के बीच में पैचअप करवाया और बोला कि ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विल कंटिन्यू। सो दैट वाज आल्सो अनदर फियर। इसीलिए व्हेन यू आर लुकिंग एट द ग्रुपिंग कॉल्ड एज I2U2, I2U2 के पीछे का पर्पस भी वही था कि यूएसए खुद को धीरे से साइड कर ले, एक कॉमन आर्किटेक्चर बन जाए इस रीजन में, और रादर देन चाइना मैं इंडिया को पुट कर दूं फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो ऑल दीज इवेंट्स दैट यू आर लुकिंग एट, ऑल दीज इवेंट्स वर इंटरलिंक्ड। ओके, आराम से इसे ठंडे दिमाग से नोट डाउन कर लेना। अगर समझने में कहीं पे डाउट है, टेलीग्राम पर डाल देना, आई विल सिंपली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल डिटेल में 2 घंटे का लेक्चर नहीं दे ले सकता, एंड आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट, टाइम कंस्टेंट। ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, सो दैट इज वाई वी नो कि यूएसए एंड इजराइल बोथ वेंट फॉर टारगेटिंग ईरान। डन। अब देखो, बिकॉज ऑफ दिस यूएस टारगेटिंग ऑफ ईरान, इजराइल टारगेटिंग ऑफ ईरान, हाउ मेनी क्वेश्चंस इट हैज रेज्ड एट ग्लोबल लेवल, एट रीजनल लेवल, एज वेल एज फॉर इंडिया। सबसे पहले देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल लेवल, सो एट द ग्लोबल लेवल सबसे पहला क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रूल्स बेस्ड ऑर्डर, क्योंकि रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोवरेनिटी, एंड रिगार्डिंग दैट इट इज सेड कि यूएनएससी के परमिशन के बिना यू कैन नॉट गो फॉर वायलेटिंग सोवरेनिटी ऑफ एनी अदर नेशन। But US and Israel, they violated Iran's sovereignty, which was a direct threat, direct challenge to the rules-based order. So when we will talk about changing world order या फिर decline of liberal international order, उसमें you can bring in this particular example as well. Whether Russia going for military action against
with the Russia going for military action against Ukraine या फिर यूएसए एंड इजराइल गोइंग फॉर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, ये दोनों के दोनों क्या थ्रेटन करते हैं? इट थ्रेटन्स द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है ना? इसके अलावा बाकी सारे एग्जांपल्स तो हैं ही, जैसे यूएसए गोइंग फॉर यूनिलैटरल सैंक्शंस, राइट, वो सारी की सारी चीजें, या फिर जो चाइनीज एक्टिविटीज हैं इन द साउथ चाइना सी, वो सारे एग्जांपल्स आप डालोगे। उसके साथ साथ ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि सॉवरेनिटी इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर विच यू सिंपली कैन नॉट वायलेट। सेकंड क्या है? इट इंडिकेट्स द डिक्लाइन ऑफ लिबरल ऑर्डर। वाई? क्योंकि देखो लिबरल ऑर्डर के कोर में है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। इट टॉक्स अबाउट ट्रेड, इट टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस, इट टॉक्स अबाउट कोऑपरेशन। बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं? डायरेक्टली गोइंग फॉर मिलिट्री एक्शन, यूएस यूनिलेटरली कमिंग आउट ऑफ जेसीपीओए, यूएसए गोइंग फॉर बॉम्बिंग ईरान। ओके, so this is also a decline of rules-based decline of liberal international order and इसके साथ साथ आप डाल दोगे continued relevance of realism। क्योंकि अभी जो है, और आप अपने मटेरियल में देखोगे उसमें मेयर शाइमर का स्टेटमेंट दे रखा है। मेयर शाइमर ने वेदर इट वाज रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन एंड एक्सपेंशन ऑफ नाटो, या फिर अभी के रिगार्डिंग भी मेयर शाइमर तो कह रहे हैं कि एक्चुअली द ऑर्डर इज चेंजिंग from the US led order to now we are airing into an era of hegemony and influence। नहीं, hegemony नहीं, that is the spheres of influence where these major players, that is USA, Russia and China, they are trying to carve out their own spheres of influence, a move towards from unipolarity to multipolarity। ओके, ये हो गया। ये सारे स्टेटमेंट्स भी नीचे में पड़े हुए मटेरियल में पड़े हुए हैं, जब मैं उन पर आऊंगा मैं आपको रेफर कर दूंगा। ठीक है ना? नेक्स्ट फोर्थ क्या है? इट हैज ऑल्सो ब्रॉट इन टू फोकस द सेंट्रलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि देखो, जब लिबरल ऑर्डर था, लिबरल ऑर्डर टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, राइट, one for all for one। But at a time when Russia goes for violating Ukraine's sovereignty, USA and Israel go for violating Iran's sovereignty। In such a case, collective security is simply under question। So वैसे केस में nations obviously would go for self-help, they would go for creating deterrence, and since nuclear weapons provide ultimate deterrence, so this is also talking about the centrality of nuclear weapons in the security architecture of nations। Okay, अब at the global level, this also indicates decline of US hegemony। कैसे? तो देखो, हेजेमन का मतलब, हेजेमन या ग्लोबल पावर का मतलब क्या होता है? हेजेमन या ग्लोबल पावर का मतलब होता है यू विल बी इन अ सिचुएशन टू डिक्टेट द टर्म्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लुक एट द वर्ल्ड ऑफ 1990s, लुक एट द वर्ल्ड ऑफ 2000s। यूएसए गया इराक को यूनिलैटरली, इट टुक आउट इराक, इट टुक आउट अफगानिस्तान, बाकी सारे डिफरेंट रीजन्स यू आर अवेयर अबाउट। लीबिया की बात कर लो। यहां पे क्या यूएसए इंश्योर कर पाया? यूएसए वॉज नॉट इवन एबल टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इट्स एलाइज, एंड ईरान वेंट फॉर टेकिंग देम आउट, उनको टारगेट किया एट विल। एंड ऑन द अदर हैंड, ईरान ऑल्सो वेंट फॉर blockading Strait of Hormuz and USA could not do anything। सो आप किस बात के सुपर पावर हो जबकि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड आपकी मर्जी के बगैर एस्टेब्लिश हो गया। ओके,
So this is also a clear-cut example. This West Asia is actually an example of decline of US hegemony. क्योंकि US was not able to enforce the rules, nor it was able to force Iran into submission, nor it was able to ensure freedom of navigation, nor it was able to protect its allies, nor it has been able to have a convincing victory. And it was Iran who actually forced the USA to come to the negotiating table. So all of this also indicates a decline of US hegemony. It is one of the clear examples. एक तो आप चाइना की बात कर लोगे, दूसरा आप ईरान की बात कर लोगे, बाकी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो हैं ही, जैसे कि पैलेस्टाइन को लेकर के वेस्टर्न नेशन, स्पेन की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, ब्रिटेन की बात कर लो, दे हैव गॉन फॉर डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन. उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने ये सब बंद नहीं किया तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड दे वेंट फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन. सो यूएस के जो नेटो एलाइज हैं, दे आर टेकिंग अ पोजीशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूएसए. अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्चर इन द वेस्टर्न कोalition या फिर वेस्टर्न अलायंस. बाकी कनाडा को लेकर के या फिर ग्रीनलैंड को लेकर के, स्पेन को लेकर के जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं, सो वो सारे के सारे एग्जांपल्स तो आपके पास हैं ही. आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ यू कैन आर्ग्यू ऑल ऑफ दिस. ओके, सो दिस वाज द एट द ग्लोबल लेवल, दिस इंडिकेट्स द. ओके, यहां पे तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, चलो अब देखते हैं रीजनल लेवल पर. अब देखो, यहां जो भी एग्जांपल्स मैंने दिया है, सपोज क्वेश्चन कम्स विथ रिस्पेक्ट टू रियलिज्म, विथ रिस्पेक्ट टू लिबरलिज्म, विथ रिस्पेक्ट टू लिबरल ऑर्डर, वहां सब में यू कैन पुट इन ईरान एज एन एग्जांपल. ईरान हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, या फिर यूएसए, या फिर चाइना फिलीपाइंस के बीच में, और चाइना ने जो 2016 में मना कर दिया कि आर्बिट्रेशन रूल को मैं ओबे नहीं करूंगा. सो ऑल ऑफ दोज आर, ये इस तरह के क्वेश्चन में ना दोनों साइड से चलेगा. अगर सपोज करो क्वेश्चन इनमें से, सपोज करो क्वेश्चन कम्स विथ रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो वहां पे आप उसके प्रो में टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस एग्जांपल. ओके, तो उस तरीके से आप दोनों साइड इन सारे एग्जांपल्स को यूज करना, सिर्फ एक तरफ की बात नहीं हो रही है. ओके, नाउ गोइंग फॉर द रीजनल लेवल. सो देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनल लेवल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन द रीजन सिचुएशन क्या है. इट इज ए यूएस डोमिनेटेड ऑर्डर, सो इट रेजेज चैलेंज टू द यूएस लेड ऑर्डर इन द गल्फ. Okay, and the Gulf nations, they might go for searching for new partners, new alliances, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है कि यूएसए मुझे सिक्योर करने में कैपेबल नहीं है. सो ऑब्वियसली इट वुड गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन. जैसे एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है आपका वली नसर, इन्होंने बोल रखा है that the western nation, that is the Gulf nations, they would go for searching for newer partners, that they cannot continue to rely on the USA. ओके, और इस एक चीज को आप एग्जाम्पल किस एक चीज के साथ डालोगे, आप जो बात करते हो डॉनरो डॉक्ट्रिन, या फिर इसी का नाम है ना ट्रंप कॉरोलरी टू दी मोनरो डॉक्ट्रिन, या फिर यूएसए टर्निंग टुवर्ड्स मोनरो डॉक्ट्रिन. क्योंकि अगर यूएसए बोल रहा है दैट आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द लैटिन अमेरिकन रीजन, तो फिर वेस्ट एशिया बोलेंगे फिर हमारा क्या होगा. वी नीड टू सर्च फॉर न्यू पार्टनर्स. नेक्स्ट यू हैव गॉट इज स्टीवन कुक. स्टीवन कुक क्या कहते हैं, दैट द गल्फ नेशंस दे आर गोइंग फॉर
मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, सर्चिंग फॉर मल्टीपल पार्टनर्स, डिफरेंट पार्टनर्स, जैसे कि फ्रांस के साथ दे आर एंगेजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस, with China they are deepening their economic cooperation, then they are also bringing India into play. So he says कि now rather than remaining, हाँ इन पर मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी मत डालना, इन पर आप डाल देना what was that term, diversification, they are going for diversification. आप इसे डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट एज हेजिंग, कि वो हेजिंग के लिए भी जा रहे हैं बाय एंगेजिंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स. एक अगला आपका है जोनाथन फुल्टन. Fulton has talked about that the Gulf nations will go for multi-vector diplomacy. ओके, ठीक है ना. मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी अगेन बात वही है, दैट रादर देन रिमेनिंग डिपेंडेंट ऑन द यूएसए दे विल गो फॉर एंगेजिंग विथ डिफरेंट पार्टनर्स, न्यूअर पार्टनर्स. और आप यहां से एलिमेंट क्या ले लोगे, हाउ इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन वेस्ट एशिया. कैसे, अगर आपको याद है, वैसे मैंने लिख भी दिया है कि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए भी साइन किया विथ रिस्पेक्ट टू यूएई, जहां पे कि ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट ट्रेनिंग वगैरह की बात हो रखी है, वो मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल, इफ यू आर अवेयर, वी आर गोइंग फॉर I2U2, राइट. I2U2 के बाद देयर इज ऑल्सो IMEC, राइट. हमने सऊदी के साथ, अगर ये तो पुरानी न्यूज हो गई, फिर भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट हमने सऊदी के साथ साइन किया है ना, कि हर 2 साल में दोनों के जो लीडर्स हैं, वहां के क्राउन प्रिंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, दे विल मीट. These nations they will go for investing in India, right? So in this way it actually creates opportunity for us. Plus when we look at our navy has started mission based deployments, ensuring या फिर providing security in the Red Sea as well as Persian Gulf. So this is how, when they are going for diversification, when they are going for multi-vector diplomacy, when they are going for this hedging strategy, obviously that creates opportunity for India to engage in the region. ओके, सो पहला तो हो गया, ठीक है. अब मैं इसे मिटा रहा हूं. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो. देखो, सिर्फ आप कार्टर डॉक्ट्रिन बात कर लो, या फिर आप उसे बात कर सकते हो ना, वॉशिंगटन कंसेंसस, या फिर यूएस का यूनिपोलर मोमेंट, या फिर यूएस यूनिपोलैरिटी. इनमें से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो. यूएस मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, ये सारे के सारे यूज हो जाएंगे ऑब्वियसली. यूएस गोइंग बैक टू द सेम मोनरो डॉक्ट्रिन, ऑब्वियसली ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट सही हैं. ओके, challenge to the US led order, obviously this will bring in further instability in the already unstable region. Okay, then it will create opportunity for Russia and China, pushing the region into, okay, हाँ, pushing the region into a new era of सुपर पावर कंपटीशन या फिर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. ओके,
अब ग्लोबल लेवल पर इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? ग्लोबल लेवल पर ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑन विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, रीजनल लेवल पर यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट व्हेन ईरान इज टॉकिंग अबाउट टोल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब टोल कहो या फिर रेगुलेटिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट इज पुशिंग हुथीज टुवर्ड्स ब्लॉकेडिंग बाब एल मंदब. सो दिस, ये क्या चैलेंज करता है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रीजन. ओके, सो इन दिस वे हम देख सकते हैं, ऑब्वियसली देखो ग्लोबल का रीजनल पर, रीजनल का ग्लोबल पर, ऑब्वियसली इट हैज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट. और अब तक मैं एनर्जी, ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी, उन पर तो मैं आया भी नहीं हूं. ओके, दैट हाउ इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी at the global level with respect to global economic recovery, how it creates uncertainty in the global economy. इतना लंबा करने का नहीं, सीधे का सीधा uncertainty in the global economy because of fluctuation in energy prices, uncertainty over supply of energy या supply of crude. okay, so इस तरीके से you can simply bring it here. एक मिनट, पीछे मैंने एक और पॉइंट लिखा है क्या? रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड में आप मल्टीपोलैरिटी की भी बात कर देना. नहीं नहीं, मल्टीपोलैरिटी नहीं, मल्टीलैटरलिज्म. मल्टीपोलैरिटी का तो राइज होगा, इट इज ऑल्सो डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग. So suppose a question comes with respect to UN and multilateralism, you can bring in this example. ठीक है, वहां पे आप ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल ला सकते हो. ठीक है, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया हिसाब बहुत सीधा सीधा है. हमारा इंटरेस्ट क्या है? एक तो एनर्जी का इंटरेस्ट है, दूसरा डायस्पोरा का इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तीसरा जो हमारे बिजनेसेस, हमारे इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट है, उस रीजन में हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है. और उससे भी कहीं बड़ी दिक्कत क्या है? उससे बड़ी दिक्कत है विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग, क्योंकि वी हैव गॉट गुड रिलेशंस विथ ऑल दीज थ्री नेशंस एंड एनी कंफ्लिक्ट can force us to choose sides which we don't want. So अब तक तो हालांकि हमने बैलेंस मेंटेन कर रखा है, फिर भी देयर हैव बीन स्कॉलर्स में उन्होंने उनका नाम लिख दिया है that how those scholars they have gone for criticizing our position particularly with respect to Israel and Hamas, कि हमारा पोजीशन जो हमने लिया है इट हैज बीन सीन एज मोर प्रो इजराइल. और वो कहते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है उसके अगेंस्ट है, और इंडिया जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, इंडिया का कमिटमेंट है टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, दैट वीकन्स. बिकॉज याद रखना, इजराइल को ग्लोबल साउथ का मेंबर नहीं कंसीडर किया जाता. ग्लोबल साउथ मेनली मीन्स डेवलपिंग नेशंस, इट मेनली मीन्स दोज नेशंस विच वर वंस कॉलोनीज. सो इजराइल को नहीं, उसकी जगह पैलेस्टाइन को कंसीडर किया जाता है. एंड थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ नैम ऑल्सो इंडिया वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर. टू नेशन सोल्यूशन की हम आज भी बात करते हैं, बट जो क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट आ रखा है विथ दैट इंडिया हैज प्रोवाइडेड कंपोनेंट्स ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स नॉट जस्ट डिफेंसिव टू इजराइल के थाउजेंड्स ऑफ शिपमेंट्स गए हैं. वो वाला मैंने कंटेंट में नहीं ऐड किया है, वो कल का ही इवॉल्विंग न्यूज था. और अब तक एमईए या फिर उन सारी कंपनीज में उसमें कल्याणी वगैरह सबका नाम डाल रखा है, किन सब ने प्रोवाइड किया है वेपन. सो देखो, अगर हम लॉजिकली सोचें, इट इज अ गुड थिंग. लड़ाई में ठीक है, बेचना है सामान बेचेंगे. बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली दिक्कत वाली चीज है. सो अगर आपका क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स इन आईआर आपके GS4 में, वहां पे यू कैन ब्रिंग इन दिस एग्जांपल अबाउट द सेल ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स.
ओके, तो ये अब चलते हैं हैंडआउट पर, एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ यहां से छूट भी गया है तो मैं हैंडआउट से दोबारा पिक करके आई विल एक्सप्लेन दैट। देखो, सबसे पहला मामला है वेस्ट एशिया का, overthrow of Assad regime in Syria. Assad regime, why it was important? It was important for Russia, it was important for Iran. और असद regime का फॉल का मतलब क्या है? मतलब कि प्रिडोमिनेंस ऑफ यूएसए इन द रीजन, क्योंकि अब प्रो रशिया वैसा कोई प्लेयर बचा नहीं, ईरान इज ऑल्सो बीइंग डिग्रेडेड। सो दिस इज इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या है, बशर अल असद, इसका इंपैक्ट क्या रहेगा। मैं इसी टार्टस बेस की बात कर रहा था, मैंने जो स्टार्ट में आपको टार्टस के बारे में बताया था। इट वॉज क्रिटिकल टू रशियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन, क्रिटिकल मतलब फॉर मेंटेनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। It is also a significant blow to Iran's axis of resistance due to use of Syria as a waypoint to supply arms and supplies to the ally Hezbollah. Hezbollah से आगे आपका जाता था हमास को। ठीक है, ये बस इतना। अब देखते हैं इजराइल गाजा वाला ईरान कन्फ्लिक्ट। सो देखो, इसमें मामला सीधे का सीधा है कि सबसे पहले इसने अटैक किया। हाँ, हमास हैड अटैक्ड इजराइल, किलिंग सिविलियंस, टेकिंग देम हॉस्टेज। उसके अगेंस्ट ने इजराइल ने लॉन्च किया अपना ऑपरेशन। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट किलिंग्स। नंबर देखो, उसमें तो 1300 ही मरे थे, यहां पे देख लो मोर देन 2 मिलियन पीपल दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना, मोर देन 40,000 हैव बीन किल्ड, ये नंबर तो बढ़ ही रखा है। देखो, कंफ्लिक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ है। कल का अपडेट है कि यूएसए ने कहा है कि भैया ठीक है तुम पीछे हटो। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि वो जो येलो लाइन बनाई है, कि उस येलो लाइन के पीछे मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक डिसआर्मामेंट नहीं हो जाता। डिसआर्मामेंट किसका? डिसआर्मामेंट हमास का। और वही नहीं, आप लोगों को तो मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू ये बात आ रही थी कि डिसआर्मामेंट करवाएगा कौन, तो इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी तो पाकिस्तान के साथ है, पास है। तो अगर डिसआर्मामेंट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी सपोर्टेड बाय सऊदी एंड अदर, सऊदी की बात कर लो, इंडोनेशिया वगैरह की बात कर लो, अगर जाते हैं तो इफ यू आर गोइंग फॉर डिसआर्मामेंट मींस यू आर वर्किंग एक्चुअली फॉर इजराइल अगेंस्ट द हमास। एंड इफ यू डोंट गो फॉर डिसआर्मामेंट, आप यूएसए को नाराज कर रहे हो। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये तो उस समय का सिचुएशन था। अभी इजराइल हैज क्लियरली सेड, तो अब आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस। उसके आगे क्या हुआ? हाँ, दिस वाज द सेकंड न्यूज दैट इन द सितंबर ऑफ 2025, ये जो सारे के सारे वेस्टर्न नेशंस देखो, दे एंड नॉट जस्ट दिज नेशंस, देयर आर मेनी मोर नेशंस। यहाँ तो मैंने सिर्फ मेन मेन नेशंस का नाम लिया है। इन्होंने इजराइल को बोला था कि अगर तुम अटैक बंद नहीं करोगे वी विल गो फॉर रिकॉग्निशन, एंड अल्टीमेटली they went for recognizing Palestine and they have gone for establishing diplomatic ties। ठीक है ना, यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने क्रिटिसाइज किया है कि असल में बात जो आप कर रहे हो, यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग हमास एंड हमास इज द रियल इंपेडिमेंट टू पीस। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूएनजीए के स्पीच में इसे क्रिटिसाइज किया। सो यू कैन क्लियरली सी दैट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल इश्यूज लाइक नाटो, लाइक कनाडा, लाइक ग्रीनलैंड, इन सब को लेकर के तो वेस्टर्न नेशंस में एक डिफरेंस है ही। बट हियर इवन ऑन द ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू पैलेस्टाइन, विथ रिस्पेक्ट टू ईरान, यूएस अटैक ऑन ईरान, यूएस कहता रह गया ना यूके को कि तुम भी आकर के हमें सपोर्ट करो, यूके ने मना कर दिया। विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, प्रेजेंटली विथ रिस्पेक्ट टू रशिया, क्योंकि जो यूरोपियन नेशंस हैं दे वांट स्ट्रांग पोजीशन, जबकि यूएसए क्या चाहता है? यूएसए वांट्स टू नेगोशिएट, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर किसी तरीके से पीस कैन बी एस्टेब्लिश्ड तो जो रशिया और चाइना का जो नेक्सस है दैट कैन बी ब्रोकन। सो ऑल ऑफ दिस यू कैन पुट इन एज एग्जांपल्स अबाउट द फ्रैक्चर इन द वेस्टर्न कोलिशन। तो अगर सपोज करो ग्लोबल ऑर्डर के केस में क्वेश्चन आता है अबाउट द पोजीशन ऑफ यूएसए या फिर वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ यूएसए,
तो वहां पे आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो को यूएस का जो अलायंस सिस्टम था विच वॉज सेंट्रल टू इट्स डोमिनेंस, स्लोली इट इज ऑल्सो रिसीडिंग, इट इज ऑल्सो ब्रेकिंग। और ये सारे आप एग्जांपल दोगे कि इंटरनल जो इश्यूज हैं अमंग द वेस्टर्न नेशंस, नाटो को लेकर के, डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर के, कनाडा को लेकर के यूएस का व्यू, ग्रीनलैंड को लेकर के यूएस का व्यू, विथ रिस्पेक्ट टू पैलेस्टाइन, विथ रिस्पेक्ट टू रशिया, विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। ऑन दी अदर हैंड चाइना ने क्या किया है? चाइना हैज गॉन फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स पार्टनरशिप विद रशिया। इट इज साइमल्टेनियसली गोइंग फॉर एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस। वो सारे का सारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, AIIB, NDB, ये सारे का सारा आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, सो इस तरीके से जो भी मैंने लिख रखा है उसका कहां कहां पे क्या क्या रेफरेंस हो सकता है, प्लीज साइड बाय साइड लिखते जाओ। नहीं तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं सिर्फ यही दे देता। The purpose of this lecture is not actually to explain, rather to talk about these interlinkages कि कहां आप किस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। With limited information, fetching maximum marks. ओके, और ये वाला तो मैंने आपको बता रखा है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे इट हैज गॉन फॉर, इट हैज सिग्निफिकेंटली वीकेंड। ओके, नेक्स्ट यूएस ईरान इजराइल कंफ्लिक्ट। सो देखो इसमें क्या हुआ, यूएसए ने बॉम्ब किया, पूरे का पूरा लीडरशिप को खत्म कर दिया, राइट। सो दिस, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, वायलेशन ऑफ multilateralism, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ sovereignty, दिस इज नथिंग बट यूएस यूनिलैटरलिज्म। वो जो हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी का जो प्रॉब्लम था ना, दैट हेजेमन गोज फॉर एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, जो इन लोगों ने बोल रखा, वॉल्ट मेयरशाइमर वगैरह ने क्रिटिसाइज कर रखा है कि HST जो है वो कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता, दैट द हेजेमन गोज फॉर एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, उसी का एग्जाम्पल है, एंड अल्टीमेटली इट वीकन्स। ओके, ठीक है, ये उसी का है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वगैरह, थ्रेटनिंग मैरीटाइम ट्रैफिक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी एंड काउजिंग सिग्निफिकेंट सिविलियन कैजुअलिटी। इसके कारण एनर्जी प्राइसेस भी ऊपर चढ़ गया है। ये जो अटैक्स चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज आल्सो बीन अटैक्ड, यूएस टारगेट्स इन द रीजन, या फिर यूएस बेसेस इन द रीजन हैव बीन अटैक्ड। और रियलिटी क्या है, हाँ मेगालोमेनिया भी आप बोल ही सकते हो, ये सारे टर्म्स यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये तो पहले भी यूज होता था, अभी भी यूज हो रहा है। सो ये जो हो गया, एंड यूएसए अभी क्या सोच रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस बता दे रहा हूं। यूएसए इज थिंकिंग अबाउट रीपोजिशनिंग इट्स बेसिस की अवे फ्रॉम इजराइल, सॉरी अवे फ्रॉम ईरान एंड मच क्लोजर टू दैट ऑफ द इजराइल बॉर्डर इन जॉर्डन, सो दैट कि आप जो इरानियन ड्रोन्स है, इरानियन ड्रोन से आप ज्यादा दूर रखोगे, प्लस रीस्ट्रक्चरिंग की थोड़ा ज्यादा अंडरग्राउंड रहे, सो दैट जो अटैक है वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना करे। सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द वल्नरेबिलिटी। आप अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो तो इमेजिन दैट आइडिया ऑफ बीइंग अ सुपर पावर, you can go for taking action against anyone and you do not feel that fear, but now USA is feeling that fear। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के केस में देख लो, पाकिस्तान अब तक क्यों इंडिया को अटैक करता रह गया? It was because of that impunity, that India is not going to attack me, otherwise the conflict will be escalated to the nuclear level। लेकिन जब इंडिया ने जाकर के अटैक किया, अभी पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि जो हमने सोच करके रखा था दैट इंडिया विल नॉट गो फॉर अटैकिंग, इंडिया इज नाउ विलिंग टू अटैक एंड द अटैक्स आर प्रिसाइज। उसी तरीके से यूएसए के सामने ये क्वेश्चन, हाँ आंसर में इन दोनों को मिला मत देना, ये दोनों सिचुएशंस टोटली अलग हैं। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, आंसर में ये दोनों को मिलाना मत, ये दोनों इश्यूज बिल्कुल अलग हैं। बट दोनों के देखो, जो ईरान वाला केस है, इट टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द डिटरेंस आर्किटेक्चर। बट इंडिया पाकिस्तान को इशू है, इट शोज द लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन।
क्योंकि यू बिलीव दैट न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड्स अल्टीमेट डिटरेंस, बट रियलिटी क्या हो गई? दैट you could not deter that attack, and despite being a nuclear power, India went for targeting you. So this also shows the limitation of nuclear weapon. और मैंने जो आपको इंडिया पाकिस्तान वाला मटेरियल देख रखा है, उसमें जनरल वीपी मलिक उनका बाकायदा एक रिसर्च पेपर था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसमें कि हाउ अंडर दिस न्यूक्लियर अम्ब्रेला देयर इज स्कोप फॉर अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। यूएसए ने क्या कर रखा है, दैट यू गो फॉर अनकंडीशनल सरेंडर, ईरान ने मना कर दिया है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स भी हुए, एमओयू भी हुआ, ठीक है ना। एमओयू का नतीजा कुछ नहीं निकला। सो खैर छोड़ो, उतना लंबा नहीं जाने का, बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन मेंस ओरिएंटेड। एंड साइमल्टेनियसली ईरान हैज आल्सो इम्पोज्ड ब्लॉकेड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये सीधे का सीधा ये क्या क्वेश्चन करता है, या फिर ईरान का प्रपोजल जो है टोल का, ईरान यहां पे टोल की बात कर रहा है। आपका जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया क्या कह रहा है कि हम जाकर के मलक्का पर टोल लगाते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मिलकर के, सिंगापुर ने हालांकि मना कर दिया। सो दिस आइडिया ऑफ टोल अराउंड द चोक पॉइंट्स, दिस will impede global trade, this will challenge the freedom of navigation, the idea of freedom of navigation in the global commons। ये ग्लोबल ट्रेड को फ्रेगमेंट कर देगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पर देयर आर डिफरेंट चेक पॉइंट्स, डिफरेंट ब्लॉकेड्स। सो उस तरीके से रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, चैलेंजेस टू ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स, चैलेंजेस टू ग्लोबलाइजेशन, वहां पे यू कैन ब्रिंग इन ऑल दीज एग्जांपल्स। ओके, the conflict has shown the limitations of US power to protect its allies and enforce its rule in the region। ओके, मैं इसी की बात कर रहा था। अब आते हैं हम सबके फेवरेट जॉन मियर शाइमर। आई एम जस्ट फैन ऑफ दिस पर्सन यार, कभी सुनो यूट्यूब पर ना, मजा आ जाता है। आई मीन्स ही हैज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड एवरीथिंग। रशिया यूक्रेन तो इन्होंने कब का प्रेडिक्ट कर रखा था, 10 years बैक। ओके, मियर शाइमर व्हाट डज इट से? It reflects the logic of power politics in an anarchic international system। तो सपोज करो क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू रियलिज्म, आप ये लाइन बिल्कुल लिख सकते हो। इफ द क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू यूएस ईरान, यू कैन ब्रिंग इन दिस स्टेटमेंट, क्योंकि वो क्लियरली क्या कह रहे हैं, दैट दिस शोज द लॉजिक ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन एन एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, बोथ सीक टू मैक्सिमाइज देयर सिक्योरिटी and influence, making regional confrontation a consequence of security dilemma rather than ideological differences alone। सो अगर क्वेश्चन सिक्योरिटी डायलेमा पर आता है, अगर क्वेश्चन रियलिज्म पर आता है, आप ये बिल्कुल स्टेटमेंट डालो, क्योंकि मियर शाइमर इज सेइंग दैट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया बिटवीन यूएस एंड ईरान is actually a result of security dilemma and it is not related to some ideological differences again। क्योंकि अगर ideological difference रहता, किस चीज का difference रहेगा? मोनार्की वर्सेज डेमोक्रेसी, शिया वर्सेज सुन्नी, इस्लाम वर्सेज इजराइल, कहां है? बिकॉज हर कुछ का काउंटर अवेलेबल है ना। सो दैट इज वाई मियर शाइमर वो क्लियरली कह रहे हैं दैट दिस इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा, that in an anarchic international order, power politics obviously will result in all of this। अमिताभ आचार्य देखो ये ले दे करके एक ही चीज पर अटके पड़े हैं, अबाउट मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर। इनको जो एक टर्म मिल गया है ना, इनका नाम आया मल्टीप्लेक्स, डाल देना मल्टीपोलैरिटी कंप्लेक्सिटी, वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अगले वाले हैंडआउट में। ओके, व्हाट डज ही सेज दैट ट्रांजिशन फ्रॉम अ यूनिपोलर टू अ मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये आप स्टेटमेंट डाल सकते हो, क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू वेदर इट इज डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी, वेदर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चेंजेस इन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर इंपैक्ट ऑफ कंफ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। इन सब में यू कैन ब्रिंग इन अमिताभ आचार्य स्टेटमेंट वेयर ही सेज that this is an indication of transition from unipolar to multipolar order। और अभी क्या है ना, ये जो सारे के सारे मिडिल पावर्स हैं,
They are shaping the regional, whichsoever the regional outcomes, and the global powers जो है ना, global powers must accommodate to a more decentralized system. इसमें बस ऊपर वाला लाइन याद रखना, that is a transition from unipolarity to a multiplex order. ओके okay? ग्लोबल चैलेंजेस देखो, मोस्टली तो आपको पता ही है ग्लोबल चैलेंजेस, मैंने जो बताए हैं ये उसके अलावा है, ठीक है ना, ये उसके अलावा है। क्योंकि यार देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है टाइप करना। ये नोट मेकिंग के लिए टाइप करना पड़ता है ना, टाइप करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि चलो, उससे अच्छा है कि क्लास में सीधे का सीधा लिख करके एक्सप्लेन कर दो, रादर देन टाइपिंग इट। टाइपिंग इज अ हेडेक फॉर मी, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों को चाहिए ही, इसलिए टाइप कर देता हूं। ओके, सो एक तो ग्लोबल चैलेंजेस में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि 20% जो एनर्जी है वहां से फ्लो करता है, उसे अनसर्टेन करेगा। टोल फॉर क्रॉसिंग हॉर्मुज, इट आल्सो थ्रेटन्स द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आपको बता रखा है पहले ही। नेक्स्ट, रेड सी कॉरिडोर पर हूथी का अटैक आ रहा है, इसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल फ्रेट इश्यूएंस कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है, कॉस्ट, ठीक है। इफेक्टिवली ये दोनों इकोनॉमिक के रिगार्डिंग बात हो रही है। 20% एनर्जी, देखो यहां से 20% एनर्जी जाता है, और यहां से 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जाता है। इट इज नॉट अबाउट एनर्जी, रादर इट इज अबाउट ट्रेड, क्योंकि वहीं से रेड सी होते हुए, रेड सी स्वेज कनाल होते हुए फिर यूरोप निकलेगा ना, मेडिटेरेनियन से। ओके, देन विथ रिस्पेक्ट टू, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट अब्यूजेस, क्योंकि जो चैलेंजेस टू ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक क्वेश्चन वैसे इस बार आ रखा था, चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट में ये भी है दैट द सुपर पावर्स गोइंग फॉर मिलिट्री एक्शन या फिर कंफ्लिक्ट अमंग नेशंस, फॉर एग्जांपल कंफ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास, उसका नतीजा क्या होता है, इट इज डेथ ऑफ सिविलियंस, विच इज द मोस्ट एग्रेजियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो हम गाजा में देख रहे हैं, जो फैमिन को लेकर के है, डेथ है, डिजीज है, ऑल ऑफ दोज आर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बाकी सारे वायलेशन को लेकर के चैलेंजेस टू द यूनिवर्सलाइजेशन, उसमें ये वाला एक पॉइंट भी, लेकिन ये पॉइंट नीचे में डालना सबसे पहले। अगर क्वेश्चन पेपर 1A का है क्वेश्चन, वहां पे पहले आप आइडियोलॉजी से जाओगे, आप बताओगे कि मल्टीकल्चरलिस्ट का या कम्युनिटेरियन का व्यू क्या है, एशियन वैल्यूज वालों का व्यू क्या है, उसके बाद फिर आप ये सारे एग्जाम्पल्स पर आना। सबसे पहले इन योर आंसर देयर शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, जेनरिक वाले बाद में डालना। आर्ग्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल और आर्ग्यूमेंट के बीच में फर्क समझो। एग्जाम्पल आपके आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंसिएट करता है, एग्जाम्पल्स इन देमसेल्व्स आर नॉट आर्ग्यूमेंट्स। आपको एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसका मत, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो प्लीज एग्जाम्पल और आर्ग्यूमेंट के बीच का फर्क समझो। आप में से कोई एक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो क्या करता है, उसके पॉइंट इतने बड़े रहते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देकर कितना बड़ा एग्जाम्पल लिखता है। प्लीज वो हरकत मत करो, एग्जाम्पल्स छोटे रखो, अपने आर्ग्यूमेंट्स भी छोटे रखो, सो दैट यू कैन हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, डाइवर्स आर्ग्यूमेंट्स। यहां आपको मेजर करके मार्क्स नहीं मिलते कि मैंने पन्ना भर दिया तो मुझे मार्क्स बहुत मिलेगा। ओके, वो हो गया, ह्यूमन राइट्स वाला पॉइंट बता ही दिया। अब देखो, और ये जो सारी दिक्कतें हो रही हैं इन वेस्ट एशिया, उसके कारण अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन राइट वायलेशंस, देयर आर अदर चैलेंजेस, राइट, रिफ्यूजी इनफ्लो, स्ट्रेनिंग द सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक, जिसके कारण कि हम क्या देख रहे हैं, देयर इज राइज ऑफ राइट अक्रॉस यूरोप। ये राइज ऑफ राइट वगैरह पर भी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, राइज ऑफ राइट, रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ये सब हो जाएगा या देना पड़ेगा? राइज ऑफ राइट के मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स वगैरह के साथ, एग्जांपल्स एंड स्कॉलर्स के साथ, क्योंकि ये सब क्या रहेगा ना, ये सब बहुत ज्यादा तो मैं आधा से पौना पैराग्राफ, आधा से पौना पेज तक दूंगा, उससे ज्यादा कंटेंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपके
कोर जो मटेरियल है उसके साथ ये सप्लीमेंट होगा, मेन मटेरियल को ये रिप्लेस नहीं करेगा। अच्छा, राइज ऑफ राइट करवा दिया था टेस्ट डिस्कशन में, चलो ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये वही बोल रहे हैं इग्नेटिव कि ये जो असल में यहां से जो रिफ्यूजी इन फ्लो और स्ट्रेनिंग द सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक है ना, इसके कारण भी क्या हो रहा है, देयर इज अ इरोजन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक कंसेंसस एंड दिस फ्यूएल्स नेटिविज्म एंड पॉपुलिस्ट बैकलैश। ये वाला स्टेटमेंट याद रखो। चैलेंजेस टू न्यू लिबरलिज्म का अगर क्वेश्चन आता है, राइज ऑफ राइट का अगर क्वेश्चन आता है, 1A का क्वेश्चन आएगा, 2A का क्वेश्चन आएगा, दोनों जगह यू कैन ब्रिंग इन दिस स्टेटमेंट कि जो रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस के कारण क्या होता है, दिस इज इरोडिंग द लिबरल डेमोक्रेटिक कंसेंसस। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें विद इन यूएसए देयर इज नो कंसेंसस विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट इन ईरान। सो इसके कारण क्या होता है, डोमेस्टिक टेंशंस बढ़ते हैं, प्लस जो एग्जिस्टिंग सोशल चैलेंजेस हैं जैसे कि इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ सिक्योर जॉब्स है, हाई इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसके कारण क्या होता है, इट फ्यूअल्स नेटिविज्म एंड पॉपुलिस्ट बैकलैश। क्योंकि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं दे प्रेजेंट दैट दीज रिफ्यूजीज दे आर कमिंग, दे आर एक्चुअली अ थ्रेट, दे आर एक्चुअली अ चैलेंज एंड दे आर टेकिंग अवे योर जॉब्स। ओके, तो ये वही वाला आर्ग्यूमेंट है, कुछ नया आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वही है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टारगेटिंग ऑफ सिविलियन एटसेट्रा एटसेट्रा एंड इनएबिलिटी ऑफ यूएन एंड यूएनएससी अंडरमाइंस द फेथ इन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, इसमें कुछ नया नहीं है। नॉर्म चॉम्स्की क्या है, ये भी वही बात कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अपार्ट फ्रॉम अदर चैलेंजेस, क्योंकि देर आर डिफरेंट नेशंस विथ डिफरेंट सेट ऑफ देयर ओन रूल्स, पावर डिफरेंशियल, डोमिनेंस ऑफ रियलिज्म, सिक्योरिटी डायलेमा, इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, व्हाट नॉर्म चॉम्स्की टॉक्स अबाउट इज दैट देयर इज सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि कहीं के लिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, कहीं के लिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट नहीं है। You talk about that other nations should open up their economies, but you go for imposing unilateral sanctions. China going for imposing restrictions on exports of rare earths as part of geopolitics. हमने कल जापान वाला एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में, जापान को लेकर के चाइना के डिसीजंस, ये उन्हीं एग्जांपल्स की बात हो रही है। ओके, अगला क्या है, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है that this is actually escalation of great power rivalry, because what you are seeing that these are basically proxy battleground for USA, Russia and China. ठीक है ना? ओके, सो इट इज अबाउट दैट ग्रेट पावर राइवलरी, जो कि रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी विच वॉज द फीचर ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तो ये आप सपोज करो क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू कोल्ड वॉर 2.0, उसके रिगार्डिंग आप सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, चाहे आप यूक्रेन में देखो, चाहे आप वेस्ट एशिया में देखो, चाहे आप साउथ चाइना में देखो, इट इज एक्चुअली अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द मेजर प्लेयर्स, which was also a feature of Cold War when there was no direct confrontation, but there were conflicts across the world. Okay? ये ब्रिजेंस्की का इनका एक बुक ही लिखा हुआ है, द थियरी ऑफ ग्रैंड चेस बोर्ड। ग्रैंड चेस बोर्ड क्या कहता है कि जो यूरेशियन लैंड मास है, दैट इज इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, यूएसए नीड्स टू हैव अ कंट्रोल, यूएसए नीड्स टू हैव अ डोमिनेंस। और अभी जो चल रहा है ना, ये वही है। और वेस्ट एशिया में व्हाट यू आर सीइंग, इट इज एक्चुअली अ थिएटर ऑफ ग्लोबल पावर कंपटीशन। जो हमने ऊपर की बात की, यहां पे वही बात हो रही है, ब्रिजेंस्की का द ग्रैंड चेस बोर्ड थियरी। ओके, अगला इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेरर नेटवर्क्स। क्योंकि जब
नॉन अनगवर्न्ड स्पेसेस होते हैं that give rise to terrorism and organized crime. For example, you know about ISIS. So ये जो conflict हो रहा है, conflict के कारण जो erosion of state authority है, lawlessness है, there will be rise of ungoverned spaces which might give rise to terror groups. या फिर ईरान in order to maintain its primacy in the region might go for supporting other terror groups or other extremist groups. ये आगे तालमेल, वीकनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म वो तो ऊपर में हम देख ही रखे हैं. तालमीज अहमद, ये तो कुछ खास स्टेटमेंट है नहीं. जयशंकर ने क्या कर रखा है, व्हाट इंडिया वांट्स टू डू. एक मिनट, मैं जो सर्च कर रहा हूं ये वही वाला मटेरियल है ना. हाँ, ये वही वाला मटेरियल है. ओके. हाँ, वली नसर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. वली नसर देखो, ही इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया. वली नसर ने ही बोल रखा था दैट दिज वेस्टर्न नेशंस दे विल गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यूएस के ऊपर जो रिलायंस था. तो वली नसर क्या कहते हैं कि दिज नेशंस दे विल नॉट गो फॉर अबेंडनिंग द यूएसए, रादर दे विल गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. यहां वली नसर इस रिगार्डिंग क्या कह रहे हैं, दैट दिस कंफ्लिक्ट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर शिया सुन्नी एंड अरब इजराइल आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, बट इट इज इंटरवाइंड विथ जियोपॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन यूएस, ईरान एंड इजराइल. सो वली नसर इसे कैसे देखते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स प्लस आइडियोलॉजी. अब देखो यहां पे डिफरेंस कैसे हो गया. Mearsheimer, he was talking about geopolitics and security dilemma, that it is not merely an ideological conflict. But here Wali Nasser says कि यहां पे दो चीजें हैं, शिया वर्सेस सुन्नी हो रखा है, अरब वर्सेस इजराइल हो रखा है, उसके बीच में आ गया है जियो पॉलिटिक्स, दैट इज बिटवीन यूएसए, ईरान एंड इजराइल. ओके. नेक्स्ट इज स्टीफन वॉल्ट. ही कंटिन्यूज टू टॉक अबाउट सिक्योरिटी डायलेमा. तो स्टीफन वॉल्ट की जगह अगर सिक्योरिटी डायलेमा लिखना है तो मेयरशाइमर का नाम लिखना. ठीक है ना, इनका भी कोई दिक्कत नहीं है. बट इट इज ही आल्सो टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी डायलेमा. यान ब्रेमर क्या कह रखे हैं, जियोपॉलिटिकल टिंडर बॉक्स. ये कोई दिक्कत नहीं है, इसे रहने दो. ये वही बेसिकली देखो, ये सारी की सारी चीजें कहेंगे दैट हाउ नॉन स्टेट एक्टर्स आर देयर, नॉन स्टेट एक्टर एज वेल एज द स्टेट बेस्ड एक्टर्स, ये सारे के सारे मर्ज कर गए हैं. एक बात और बता दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू दिस स्कॉलर्स, बट हार्डली एक या दो यूज करना. स्कॉलर्स से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करना, और अगर स्कॉलर लिखना भी तो एक्सप्लेन कि उस स्कॉलर का ओपिनियन क्या है. एंड आई वुड सजेस्ट कि उससे ज्यादा बेहतर रहेगा कुछ कुछ उनके की टर्म्स उठा करके बस रख लो. ओके. ये फिर से आ गया वही मेयरशाइमर जो इन्होंने इफेक्टिवली पहले कर रखा था, दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट प्रायोरिटाइजिंग सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल इन एन एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम. जो ऊपर में लिख रखा था वही बात है. हियर ही इज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट या फिर सिक्योरिटी डायलेमा ऑफ डिफरेंट नेशंस दे आर इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर रिजल्टिंग इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. सबसे पहला आता है इजराइल. इजराइल का क्या फोकस है, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड डेटरेंस. क्यों, क्योंकि एक टर्म याद रखना, इजराइल क्या देखता है, इजराइल लुक्स एट ईरान एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. मतलब कि इफ ईरान अक्वायर्स न्यूक्लियर वेपन, उसका नतीजा क्या होगा, इट विल बी एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल. सो इजराइल विल डू एवरीथिंग टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम अक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन. ठीक है. तो इजराइल के केस में भी ये सिक्योरिटी डायलेमा है. सिक्योरिटी डायलेमा वही है ना कि एक का सिक्योरिटी बढ़ा तो यू विल बी इन डायलेमा, तुम भी अपना सिक्योरिटी बढ़ाओगे. ओके. सो ये इजराइल का केस हो गया. ईरान को क्या चाहिए, ईरान इज ऑल्सो फेसिंग थ्रेट्स, कि यहां पे इतना बड़ा सऊदी है विच इज एन एडवर्सरी, इजराइल है एडवर्सरी, यूएसए हैज गॉट अ कांस्टेंट प्रेजेंस इन द रीजन.
मेरा जो ट्रेडिशनल पार्टनर था रशिया, इट इज वेरी वीक. सो व्हाट ईरान इज डूइंग? ईरान इज आल्सो सीकिंग रीजनल इन्फ्लुएंस टू काउंटर दिस परसिव्ड थ्रेट्स. इजराइल को भी वही थ्रेट है, ईरान को भी वही थ्रेट है, एंड देयर इज ग्रेट पावर राइवलरी इन द रीजन विच इज ऑल्सो शेपिंग द पॉलिटिक्स. सो यहां पे यू कैन सी इट इज अ केस ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा प्लस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इन द रीजन, जिसके कारण की जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं. ओके, सो देखो एग्जाम्पल्स आपके पास, एग्जाम्पल डेटा वगैरह आपके पास ऑलरेडी होगा, हमें आइडियाज डिस्कस करने हैं. ओके, नेक्स्ट अमिताभ आचार्य, ये वही अपना मल्टीप्लेक्स ऑर्डर लेकर के पड़े हुए हैं. इसके बीच में वेस्ट एशिया में एक इवेंट आया था रिसेंटली, दैट वाज पीएम मोदीज विजिट टू द यूएई, और बाद में यूएई का जो ये थे, जो प्रेसिडेंट थे, ही हैड आल्सो कम टू इंडिया. हिंडन पर एक छोटी सी मीटिंग हुई थी विच वाज अ वेरी कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग, लेकिन उस मीटिंग के बहुत ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आए. ओके, सो हियर विथ रिस्पेक्ट टू यूएई हमने क्या देख रखा है? एक तो विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी, यूएई विल बी पार्टिसिपेटिंग. देन इंडिया एंड यूएई गोइंग फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, फोकस ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, रीजनल से, ये देखो रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन दिख रहा है. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? दैट इंडिया इज आल्सो गोइंग फॉर डीपनिंग इट्स एंगेजमेंट इन द रीजन. ट्रेडिशनली इंडिया का जो वेस्ट एशिया के साथ एंगेजमेंट था, इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू बायर सेलर. बायर सेलर से उठ करके अब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन. रत्नगिरी में था ना 100 बिलियन डॉलर वर्थ का, 100 नहीं शायद 50 बिलियन डॉलर वर्थ का वो एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का. बट वहां से आगे बढ़ करके इंडिया इज ऑल्सो गोइंग फॉर कोऑपरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रीजनल सिक्योरिटी. ओके, सो ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसका ये कि इंपॉर्टेंट है, गोइंग फॉर रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन. आप इसे I2U2 के एग्जाम्पल में डाल सकते हो, आप इसे वेस्ट एशिया के साथ हमारे एंगेजमेंट में डाल सकते हो. ठीक है ना? क्योंकि I2U2 में इंडिया इज देयर एंड यूएई इज देयर. ओके, एंड द थर्ड वन इज पीएम मोदी ने कंडेम किया यूएई वगैरह को, वो तो आपको पता है. अब हमने क्या क्या किया है और ओपिनियन, एक तो ऑपरेशन अजय लॉन्च हुआ था, वहां से लाने के लिए वो ठीक है. हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टांस है, हमारे मुताबिक हमने बैलेंस रखा है. हाउ? दैट इज वी हैव रिमेन्ड एंगेज्ड टू ऑल द थ्री प्लेयर्स, वेदर इट वाज इजराइल या फिर इट वाज ईरान या फिर इट वाज सऊदी अरेबिया, जैसा कि हमने रशिया और यूक्रेन के केस में भी किया है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेस ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टीपल अलाइनमेंट. ठीक है ना? सो वही है कि हमने ये क्रिटिसाइज किया, बाकी हमने टू स्टेट सॉल्यूशन वगैरह की बात की, डीएस्केलेशन वगैरह की बात की, बॉयलर प्लेट है, नथिंग न्यू. डॉक्टर जयशंकर ने थ्री वे टाइट रोप वॉक, अगर आप चाहोगे ये टर्म को भी याद कर लेना, दैट डॉक्टर जयशंकर की ना का नाम जरूरी नहीं है, यू विल टॉक अबाउट इंडिया. इंडिया मेंटेन्ड अ थ्री वे टाइट रोप वॉक बाय सीकिंग एंगेजमेंट विथ बोथ इजराइल एज वेल एज ईरान एज वेल एज गल्फ नेशंस. ठीक है ना? एंड इंडिया हैज अवॉइडेड टेकिंग साइड्स. So that is why we have maintained, and that is why India's cooperation has been appreciated by all the three players, that is Iran, Israel as well as Gulf nations. ठीक है, वही डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, सो नथिंग न्यू. अब देखो ये चेंज के देखो, लेकिन अगर आप इंडिया के पोजीशन में देखोगे तो इंडिया के पोजीशन में देयर आर सम चेंजेस. और वो चेंजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल एंड हमास वी हैव टेकन, आवर पोजीशन हैज बीन सीन एज मोर प्रो इजराइल, क्योंकि हमने आउटराइट कंडेम नहीं किया इजराइल का जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था. जबकि उससे पहले जो 7 अक्टूबर वाला अटैक था उसका हमने कंडेमनेशन किया. यस, वी प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द पीपल इन द गाजा स्ट्रिप, बट इजराइल को भी हमने
डिफेंस वगैरह इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए। ये जो देख रहे हो आप, इजराइल अटैक ऑन ईरान, उससे ठीक पहले पीएम मोदी ही मेड हिज सेकंड विजिट टू इजराइल। ओके, सो दैट इज वाई, देखो दो तरीके से, विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया एंड विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल, हमारी जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट की कम्युनिटी है वो दो पार्ट में बटी हुई है। अगर आप ट्रेडिशनल लोगों की बात कर लो, पीआर कुमारा स्वामी की बात कर लो, या जो लेफ्टिस्ट है निवेदिता मेनन वगैरह की बात कर लो, बाकी नंदिनी सुंदर वगैरह का तो नाम भी मत लिखना, निवेदिता मेनन का नाम लिख लेना, वो एक पॉलिटिकल साइंस की एक्सपर्ट हैं। कि वो लोग क्या कहते हैं कि इंडिया ने अपना ट्रेडिशनल स्टांस छोड़ दिया है। जो ट्रेडिशनल स्टांस है, एंटी कॉलोनियल सॉलिडेरिटी, ग्लोबल साउथ के साथ सॉलिडेरिटी, और इंडिया का जो हिस्टोरिकल सपोर्ट टू पैलेस्टाइन है। ओके, जबकि जो ज्यादा प्रैग्मेटिस्ट हैं वो इसे सपोर्ट करते हैं कि तुम जो आइडियोलॉजिकल शिब्बोलेथ में अटके हुए थे, आप उससे निकल करके एटलीस्ट यू आर गोइंग फॉर अ प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी। और ये दोनों केस में, इनफैक्ट अभी जो यूएस ईरान में भी है ना, दे वांट अस टू कंडेम यूएसए एंड टेक अ मोर प्रो ईरानियन पोजीशन। जो ट्रेडिशनल वाले हैं वो यही कहते हैं, क्यों? क्योंकि ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। इतने, खैर उस डिबेट में मैं नहीं घुस रहा, वो डिबेट में हम घुसेंगे जब मैं प्रॉपर लेक्चर्स लूंगा। अभी अपन सिर्फ लिमिट करते हैं। तो ठीक है, वो दो पार्ट में स्कॉलर को बस चूज कर लेना, ओपिनियन अपने मुताबिक ऐड कर लेना। सी राजा मोहन क्या कहते हैं? ही सिंपली सेज दैट इंडिया हैज मूव्ड बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल एंट्रैपमेंट्स ऑफ नाइम एरा डिप्लोमेसी ऑप्टिंग फॉर इशू बेस्ड रियलिज्म। ये दो टर्म याद कर लेना, ये दो टर्म याद कर लेना। सपोज करो द क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यू कैन टॉक अबाउट प्रैग्मेटिज्म, यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म इश्यू बेस्ड रियलिज्म। सी राजा मोहन क्या कहते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल एंट्रैपमेंट्स थे उनसे हम बाहर निकल करके इश्यू बेस्ड रियलिज्म है। कैसे? द वे वी हैव गॉन फॉर एंगेजिंग विथ इजराइल, द वे वी हैव गॉन फॉर एंगेजिंग विद द गल्फ, द वे वी हैव प्रोवाइडेड वेपन्स टू अर्मेनिया, ठीक है ना? द वे वी हैव कंटिन्यूड टू प्रोक्योर एनर्जी फ्रॉम रशिया। और सिर्फ ये जो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना आइडियोलॉजिकल रियलिज्म, उसमें दो नाम और डाल देना, दैट यू हैव गॉट इज म्यांमार एंड अफगानिस्तान। क्योंकि म्यांमार के केस में आप लेट 80s और 90s वाले केस में देखोगे ना, हमने कहा था नहीं हम प्रो डेमोक्रेसी हैं। नतीजा क्या हुआ? उस समय हमारा म्यांमार के साथ रिलेशन बर्बाद हो गया। म्यांमार वेंट क्लोजर टू चाइना। Similarly, with respect to Taliban, also the same happened when Taliban came to power. But today we know that Iran जो म्यांमार के प्रेसिडेंट थे, he had come to he made a visit to India. Similarly, Indian ministers they have gone for Taliban ministers they have visited India. So ये एग्जाम्पल है कि जो हम आइडियोलॉजी में फंसे हुए थे, आइडियोलॉजिकल एंट्रैपमेंट, वी हैव कम आउट ऑफ दैट एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन issue based realism, that rather than focusing on ideology, now we are focusing on our national interest. ठीक है, क्लियर? इसके साथ अफगानिस्तान म्यांमार भी हैंडल हो गया। चलो ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया है, ये हमने एनर्जी डायलॉग वगैरह बढ़ा दिया टू प्रोवाइड एनर्जी सप्लाई वगैरह वगैरह। कनेक्टिविटी के लिए वी हैव गॉट फॉर आईएमईसी, जो आपको पता ही है। हर्ष पंत क्या करें आईएमईसी के रिगार्डिंग? आईएमईसी के रिगार्डिंग that it is a move to reorient global trade away from China supply chains and it strengthens India's role as a key player in the Middle Eastern geopolitics. So if question comes with respect to West Asia and India, तो वहां पे आप एक IMEC को एज एन एग्जाम्पल डाल सकते हो एंड देयर यू कैन ऐड द स्टेटमेंट ऑफ Harsh Pant that how through IMEC India has tried to become a key player in Middle East geopolitics and deepen its ties with the Gulf nations. इसके साथ आपका I2U2 पड़ा हुआ ही है। इसके अलावा UAE के साथ हमने देखा ऊपर में
जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर में बात हुई, ये सारे एग्जांपल्स आप यूज करोगे। ओके, देन माइकल कुगलमैन क्या कह रहे हैं, पता है ईमानदारी से कहूं ना, माइकल कुगलमैन कभी कभी मुझे भारत की मौसी लगते हैं। कुछ भी होता है ना, एक शिकायत लेकर के पहुंच जाएंगे, इंडिया ने ऐसा किया तो वैसा करना चाहिए था, वैसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। खैर, कुगलमैन क्या कहते हैं यहां पे, खैर उन्होंने तारीफ की है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, अलायंस विद द यूएस एंड यू इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। सो IMEC का आप एग्जाम्पल कहां पे दोगे, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड यूएसए ऑल्सो यू कैन ब्रिंग इन, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड यूरोप ऑल्सो यू कैन ब्रिंग इन। ठीक है, और वहां पे माइकल कुगलमैन का स्टेटमेंट जब डालोगे तो ये पूरे का पूरा डालने की जरूरत नहीं है, इसमें पहला लाइन काट देना, इसमें सेकंड लाइन में भी यूएस को काट करके कि सिर्फ सिर्फ EU को लाना, that how it aligns with EU and provides India and EU a direct connectivity, overground connectivity, avoiding the Suez Canal. इस तरीके से you will bring in the argument. So इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा बहुत एक दो चीज आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि सपोज क्वेश्चन EU पर है, मैं यूएस को क्यों डालूं, क्वेश्चन यूएस पर है, मैं EU को क्यों डालूं, अगर क्वेश्चन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड पर है, ऑब्वियसली आई विल पुट इन बोथ। ओके, सो इस तरीके से यू विल गो फॉर इट। तलमीज अहमद आ गए, व्हाट हैज बीन इंडियाज अप्रोच, तो ये एक शब्द याद, ये दो लाइनें याद रख लेना, क्या है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेटिव, दैट इकोनॉमिकली वी आर एंगेजिंग विद द रीजन, एंड पॉलिटिकली डी एस्केलेटरी, that in politics we want de-escalation, but in the field of economy we are deepening our engagement with the region। एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा हुआ है, मैं एग्जाम्पल्स देखो बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, समय बहुत ज्यादा लगेगा। ओके, सो सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है ही, चाहे सऊदी के साथ है, चाहे UAE के साथ है, या फिर दिस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर देयर, इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स आर देयर। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, हमारा क्रूड ऑयल का 60% इंपोर्ट उधर से होता है, हमारा ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज है, 9 मिलियन सिटीजन्स आर देयर, अब तक 16 इंडियन मरे हैं, जिसमें से आपके 10 सी फेयरर्स हैं, और अभी फिर से कल इंडिया ने साफ साफ बोला है कि सिविलियन या कॉमर्शियल शिप्स पर ईरान को अटैक बंद करना चाहिए, कल फिर से इंडिया ने बोल रखा है। ओके, व्हाट वी हैव डन, we have tried to deepen our engagement with both Israel and the Gulf states। इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस है, गल्फ स्टेट्स के साथ एनर्जी एंड डायस्पोरा है, लेकिन करंट कन्फ्लिक्ट में नन अलाइनमेंट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन। सो आप ये चैलेंज में डालोगे, हमने अब तक तो बताया कि हमने क्या क्या अच्छा काम किया, बट चैलेंज क्या है, दैट सिंस we are trying to maintain balance, India has been criticized for its stance, which has been seen as more pro-Israel and more pro-Gulf. India has also been accused or criticized for aligning its policy with that of US policy in the West Asia. क्योंकि यूएस के केस में भी इजराइल और गल्फ के साथ भी है, हमारा भी इजराइल एंड गल्फ के साथ भी है। सो दैट इज वाई एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि हमारी जो पॉलिसी है वो, अभी आपने सुन नहीं रखा होगा, ट्रंप ने ये नहीं बोला, ट्रंप ने वो नहीं बोला, बट रियलिटी इज कि अगर हम ईरान के साथ एंगेज करते भी हैं तो हमें क्या मिलेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, IR इज नॉट अबाउट वैल्यूज, इट इज अबाउट इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज। ओके, सीरियसली लेक्चर्स रहते आई वुड हैव डिस्कस्ड इन ग्रेटर डिटेल, लेकिन टाइम की कमी है। हर्ष पंत ने क्या लिख रखा है, दैट इंडिया का जो बैलेंसिंग एक्ट, हाउ इट इज बिकमिंग अनसस्टेनेबल, क्यों, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्क्रूटनी भी है एंड ग्लोबल विजिबिलिटी है, ठीक है ना। और इंडिया का जो प्रो इजराइल स्टांस है, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर इंडिया, मेनली इट्स डायस्पोरा, सेफ्टी एंड एनर्जी डिप्लोमेसी। सो अगर क्वेश्चन आता है इंडिया एंड इजराइल के रिगार्डिंग और चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो आप ये मेंशन करोगे कि इंडिया का जो स्टांस है वो प्रो इजराइल दिख रहा है, तो हाउ इट इज क्रिएटिंग चैलेंजेस
for India and Arab relations, India and Gulf nations relations, and can be problematic for Indian diaspora as well as India's energy security. Okay, हर्ष पंत ने क्या बोल रखा है? सजेशन क्या है? A tightrope walk between normative neutrality and realist interest. आ गया ना? वही बात हो रही है. That normative idea क्या कहता है? That we need to have good relations with everyone. But realist interest क्या कहता है? That Israel is very much important for us. So वही हर्ष पंत कह रहे हैं, between normativism and realism, India needs to make a balance. Normativism and realism मत लिखना, normative neutrality and realist interest. Okay? Next, पंत क्या कह रहे हैं? That he is also supporting that it reinforces India's policy of multi-alignment. Okay, balance engagement with US, Iran, Israel, and Gulf countries, a pragmatic foreign policy designed to protect national interest and amid geopolitical uncertainty. So again, this is an appreciation for India's multiple alignment या multi alignment strategy. मैंने पहले लास्ट क्लास में ही बोल रखा था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलो, मल्टी अलाइनमेंट बोलो या इशू बेस्ड अलाइनमेंट बोलो, ये सारे के सारे इफेक्टिवली बोथ आर द सेम. और हर्ष पंत वही बोल रहे हैं, that it is the policy of multi-alignment that has helped India in balancing its relations with different players in these turbulent times. Okay? IMEC आपका पढ़ा हुआ है. एक मिनट, ये दोनों देखो, ये दोनों जो सजेशन है, ये दोनों यहां से उठा करके नीचे ले आना. ये मेरे से मिस हो गया क्योंकि ये सजेशन है, ये क्रिटिसिज्म तो है नहीं. अभी का जो कन्फ्लिक्ट है IMEC को जियोपार्डी में डालता है, अब तक उसे स्टार्ट नहीं किया गया है. ये ईरान के रिगार्डिंग अगर ईरान पर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है. हाँ, अब आ गए यहाँ पे क्रिटिसिज्म. मैंने आपको स्टार्ट में अभी बोला था, पीआर कुमारस्वामी क्या कहते हैं? इट मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर पोजीशन ऑन ईरान पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट. Shift also places India at odds with much of the global south and its own anti-colonial diplomatic legacy. पहला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड लाइन लिखो. पीआर कुमारस्वामी has argued that the shift in India's policy with respect to Israel and Palestine, या फिर India's greater support to Israel compared to Palestine during the Israel-Gaza conflict is a departure from traditional policy and create challenges for engagement with global south and its own anti-colonial legacy. ठीक है ना? जेफरी सैक्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया तुम यूएसए के साथ मत लगो, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि इंडिया का जो पॉलिसी जो ज्यादा प्रो इजराइल है वो नहीं होना चाहिए. India should act as an independent stabilizing global power rather than aligning too closely to one side or playing Israel's game in the Middle East. ये इनका सजेशन है जेफरी सैक्स का, कि तुम इजराइल का गेम मत खेलो, तुम किसी एक पार्टी के साथ अलाइन मत करो, रादर यू शुड एक्ट एज अ स्टेबलाइजिंग ग्लोबल पावर. ये आपका सजेशन में आ जाएगा. निवेदिता मेनन आपको बता रखा हूं, दैट बैलेंस्ड वेस्ट एशिया पॉलिसी एंड साइडिंग विथ इजराइल, इनको दिक्कत ही दिक्कत है, बिकॉज शी इज निवेदिता मेनन. हैप्पी मॉन जैकब क्या कह रखे हैं? ही रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इजराइल, दैट इंडिया शुड नॉट overtly identify with one regional actor, it should maintain strategic balance rather than create perception of exclusive alignment. ठीक है, ये भी हो गया. ये सब सजेशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया. अब वो चाहे आप ईरान को लेकर के कहो या फिर इजराइल पैलेस्टाइन को लेकर के कहो, ये भी वही कह रहे हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट तो इजराइल के साथ लाई कर रहा है, बट इंडिया को जो क्या है कि it should not exclusively identify with one particular actor, rather go for maintaining the balance. सब के सब वही बैलेंस की बात कर रखे हैं. हनी फ्रेगी की क्या कह रखे हैं? That it reflects a shift from anti-colonial diplomacy towards a
जियोपॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। सो देखो, जब भी हम वेस्ट एशिया में बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल एंड पैलेस्टाइन, यू विल ब्रिंग इन द आइडिया ऑफ एंटी कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है ना? वही है दैट एंटी कॉलोनियल लेगेसी से उठ करके जियोपॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। ठीक है ना? एंड दिस इट हैज टेकन प्रेसिडेंस ओवर नॉर्मेटिव कमिटमेंट टू द पैलेस्टीनियन कॉज। इफेक्टिवली बात वही हो रही है। ठीक है ना? दैट रादर देन बिकमिंग आइडियलिस्ट, नाउ यू आर बिकमिंग फार मोर pragmatic। ये वही है आइडियोलॉजिकल नॉन अलाइनमेंट टू इंटरेस्ट बेस्ड रियलिज्म, नथिंग न्यू। तन्वी मदन ने क्या रखा है? फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। ओके, सो आई होप इतने में वेस्ट एशिया का काम हो जाएगा, या कुछ और चाहिए? ईरान, सऊदी, इजराइल, यूएई, सारे मामले तो हैंडल हो गए, सबके ओपिनियन भी आगे पास में, या कुछ और है तो बोलो। मोर देन एनफ, क्या बात है। बता दे रहा हूं, पता है मुझे डर क्या लगता है? आप लोग ज्यादा इसी को याद करके और यही लिखने लगोगे। प्लीज वैसा मत करना। आपके आंसर्स को भी इवेल्युएट करते हुए मैंने हमेशा बोला है, वॉट एवर यू राइट इट शुड बी इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन डिमांड। शो ऑफ के चक्कर में कभी मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना कि मेरे को ये स्कॉलर आता है, मेरे को वो पता है, मेरे को वो पता है। वो ये जानने के लिए नहीं बैठे हैं कि आपको क्या पता है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो मैंने पूछा है आपको वो पता है या नहीं। सो अगर यहां से सिर्फ एक ही स्कॉलर आपके काम का वहां पे लग रहा है, सिर्फ उसे लिखो, फॉरगेट अदर्स। और यहां भी करो, स्कॉलर नाम का नाम और की टर्म बस डाल लो। वो की टर्म लिख दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, काम उतने से हो जाना है। लंबे लंबे स्टेटमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। मल्टी अलाइनमेंट, इशू बेस्ड प्रैग्मेटिज्म हो गया है, मूविंग अवे फ्रॉम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे टर्म को यूज करना ना। ओके।